हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज के और कल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, यानी 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के जो करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आए हूं। क्योंकि मैं कल आप लोगों को करंट अफेयर नहीं करा पाया था, तो उसके क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक SSC, CHSL, CGL, RRB, NTPC, UPSI, DRDO, MTS आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के लिए मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल के लिए। दरअसल जो भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के लिए। कब? 1891 के लिए, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को महोब, क्या शहर यानी जगह कौन सी है? महोब, वहाँ पर हुआ था, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर कहलाता है। और यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ये अंबेडकर नगर जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो ये जो इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर यह पड़ता है, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। मैं इनसे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट हैं, उन्हें भी बताता हूँ। ठीक है। पहले इनकी मृत्यु बता देता हूँ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के लिए हुई थी। कब? 6 दिसंबर 1956 के लिए। ठीक है। इसीलिए हर वर्ष 6 दिसंबर के लिए भी महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। कब? 6 दिसंबर के लिए महापरिनिर्वाण दिवस। अब यह महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ मिलकर, यानी कि जो इनके सहयोगी थे उनके साथ मिलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इनका जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर के लिए, उसी दिन के लिए महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। इनसे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट है, उन्हें भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए क्या पॉइंट है? यानी कि जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी और इनके बीच एक पूना पैक्ट हुआ था। वो कब हुआ था? 1932 में। कब? 1932 में। इस पूना पैक्ट के तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत यह दरअसल 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 26 सितंबर 1932 के। इसके तहत क्या हुआ था? जो दलित निर्वाचन मंडल था, इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो प्रांतों में दलितों की संख्या थी, यानी कि जो दलित सीटों की संख्या थी, उसको बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। कितना? यानी कि जो निर्वाचन मंडल था इसको समाप्त कर दिया गया था, यानी जो दलितों का निर्वाचन मंडल था उसे समाप्त कर दिया गया था। और प्रांतों में जो प्रांत थे उनमें दलितों की सीटें बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी गई थी। इसी के तहत महात्मा गांधी और इस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके बीच समझौता हुआ था। और इसी समझौते को पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं, जो वर्ष 1932 में हुआ था। कब? 26 सितंबर 1932 के लिए हुआ था। ठीक है। अच्छा, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी। उन्हीं में से एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या क्या नाम था उस प्रारूप समिति, यानी कि जो संविधान निर्माण के लिए समिति बनाई गई थी उसका नाम था प्रारूप समिति। और उसके यह चेयरमैन बनाए गए थे, यानी कि अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से जिसके अध्यक्ष तो ये थे और 7 लोग और थे। ठीक है। अब वह 7 लोग कौन कौन से थे, मैं उन लोगों के भी नाम आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो पहले थे गोपाल स्वामी। कौन थे? गोपाल स्वामी। दूसरे थे कृष्ण स्वामी। और तीसरे थे KM मुंशी। और चौथे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और पांचवें थे माधव राव। कौन थे? माधव राव। और छठे थे TT कृष्णमूर्ति, TT कृष्णाचार्य। कौन थे? TT कृष्णाचार्य, यह छठे थे। और साथ में कौन थे? अध्यक्ष थे, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन इतने सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन खबरों में है, यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दरअसल जो राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ था यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। कब? वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत यह किया गया था, जो अपनी भारत सरकार है इसने लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2015 तक हम भारत में लगभग 70 सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लेंगे। कितने? वर्ष 2015 में यह निर्णय किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि वर्ष 2022 तक, कब तक?
वर्ष 2022 तक हम भारत में लगभग 70 सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लेंगे, जिसके तहत लगभग 4500 करोड़ रुपए का, कितने, 4500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जिसके निर्माण में। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हम सितंबर 2021 तक, कब तक, सितंबर 2021 तक हम जो 70 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य रखा गया था उसे पहले ही पूरा कर लेंगे, यानी कि सितंबर 2021 तक पूरा कर लेंगे। इसीलिए यह जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन था यह खबरों में, और ये 70 कंप्यूटर ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर तक हम बना लेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जो कुछ सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं उनमें कुछ नाम दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वह कौन कौन से हैं? परम शिवाय सुपर कंप्यूटर, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, परम बुद्धा सुपर कंप्यूटर और परम युक्ति सुपर कंप्यूटर, यानी कि कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जो मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोगों को पोषण से संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए आहार क्रांति मिशन किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने डॉक्टर हर्षवर्धन है, कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो स्वास्थ्य मंत्री है, इनके द्वारा लोगों को पोषण से संतुलित आहार के बारे में महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है। कौन सा? आहार क्रांति मिशन, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या दिया गया है? तो इसका आदर्श वाक्य दिया गया है अच्छा आहार अच्छा अनुभूति। क्या दिया गया? अच्छा आहार अच्छा अनुभूति, इसका आदर्श वाक्य दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो अपने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है सुशील चंद्रा के लिए। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 24वें नंबर के हैं। कौन से? 24वें नंबर के हैं। इन्होंने किसकी जगह लिए? तो सुनील अरोड़ा की जगह लिए, यानी कि सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के थे और जो सुशील चंद्रा बने हैं 24वें नंबर के हैं। आप नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सुशील और सुनील एक ही जैसा लग रहा है। तो सुशील 23वें नंबर के हैं और सुनील 23वें नंबर के हैं और सुशील कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी के। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी कि पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? तो वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन पहले थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है जो चुनाव आयुक्त होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया होता है, यह कैसा पद है? संवैधानिक पद है या वैधानिक पद है? अब मैं यहाँ पे एक आप लोगों को और डाउट क्लियर कर दूं कि संवैधानिक पद क्या होता है और वैधानिक पद क्या होता है। संवैधानिक पद का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा पद जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, यानी कि जिसके लिए आर्टिकल बनाया गया है, यानी कि जिसके लिए संविधान में जगह दी गई है, तो वह संवैधानिक पद होता है। और वैधानिक पद वह होता है जिस पद को एक्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एक्ट के द्वारा, किसी एक्ट को पास करके बनाया गया, वह वैधानिक पद होता है। तो जो अपना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह कैसा पद है? तो यह एक संवैधानिक पद है। कैसा है? संवैधानिक पद है, ठीक है। इसके लिए संविधान में कहाँ पर जगह दी गई, किस आर्टिकल के तहत जगह दी गई है, इसकी भी मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, ठीक है। संवैधानिक यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक, कितने? 324 से 329 तक जगह दी गई है। किसे? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। किस भाग में? भाग 15 के, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329 के तहत। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट इससे समझे होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा है। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में अडानी ग्रुप में किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो अडानी ग्रुप है इसने फ्लिपकार्ट के साथ भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। और यह निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में नोम्यूरा ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो नोम्यूरा एक रेटिंग एजेंसी है जिसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी
लगभग 12.6% रहने का अनुमान लगाया। कितने? 12.6%। ठीक है, यहाँ पर कुछ और परसेंटेज भी दी गई हैं, यह भी किसी न किसी की रेटिंग एजेंसी के द्वारा दी गई हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो 12.5 किसने दी थी? IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, किसने? IMF ने। और 10.5 किसने दी थी? तो यह दी थी अपनी RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और 11% किसने दी थी? S&P ग्लोबल रेटिंग से, जो इसके द्वारा यह दी गई थी। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी हाल ही में जो बलवीर सिंह जूनियर थे, इनका निधन हो गया, यह हॉकी से संबंधित थे। किससे? हॉकी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बलवीर सिंह जूनियर है, और मात्र 88 वर्ष की उम्र में, कितने? लगभग 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, और यह एक हॉकी प्लेयर थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC के द्वारा मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो ICC है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा मार्च महीने के लिए भुवनेश्वर कुमार के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, यानी कि जो मार्च महीना उसके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जो ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जो पुरस्कार यानी कि दिया जाता है, यह इसी वर्ष शुरू किया गया। कब से? जनवरी से शुरू किया गया है। जनवरी में किसे दिया गया था? ऋषभ पंत के लिए। फरवरी में रविचंद्रन अश्विन के लिए। अब मार्च में किसे दिया गया? भुवनेश्वर कुमार के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 और वनडे सीरीज गुजरी थी, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अच्छे प्रदर्शन करने वाले के लिए हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाता है ICC के द्वारा। बात करते हैं ICC की, तो ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। ठीक है, वर्तमान में इसके CEO कौन है? मनु शाहनी। ठीक है, और यहाँ के चेयरपर्सन को कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला, यानी कि जो कोरोना वैक्सीन है, वह देने वाला दूसरा राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, कौन सा बना है? ये दूसरा राज्य बना है। तो पहला कौन सा बना है? तो पहला बना है महाराष्ट्र। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की, तो पहले राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही राजस्थान है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, यहीं पर दूध को, यानी कि दूध की शुद्धता मापने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू किया गया था। और रणथंभौर नेशनल पार्क भी जयपुर में है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में जो द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन था, इसका आयोजन नई दिल्ली में, कहाँ पर? 2021 का जो सम्मेलन था, इसका आयोजन 2021 के लिए नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, किसका? इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार की नई दरें तय की हैं? तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार है, कौन? छत्तीसगढ़ सरकार है, इसने कोविड उपचार के लिए नई दरें तय की हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जो 6,000 रुपये पर डे है, इसके तहत क्या होगा? 6,000 रुपये पर डे उससे लिए जाएंगे जिसकी सिचुएशन मीडियम है, यानी कि जो मीडियम सिचुएशन में, यानी कि जो कोरोना से पीड़ित है और जिसकी सिचुएशन मीडियम है, उससे मात्र 6,000 रुपये पर डे। कितने? 6,000 रुपये पर डे लिए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा है 12,000 रुपये पर डे उससे लिए जाएंगे जिसकी स्थिति गंभीर है। क्या है? जिसकी स्थिति गंभीर है। और 17,000 रुपये पर डे उससे लिए जाएंगे जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में उससे कितने? 17,000 पर डे रुपये लिए जाएंगे। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने नई दरें तय की हैं। अब छत्तीसगढ़ ने किया, तो पहले छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही छत्तीसगढ़ है। बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के CM कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए 15 दिनों के लिए राज्य में जनता कर्फ्यू की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा
कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 15 दिनों के लिए राज्य में जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। ठीक है, अब पहले महाराष्ट्र ने की, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, आप लोगों को पता है कोरोना के बहुत ही ज़्यादा मामले जो देखे जा रहे हैं वो ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली में देखे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो मुंबई है वहाँ पर यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार PMMY के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? तो जो यहाँ पर PMMY है इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पिछली क्वेश्चन यानी पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताई थी, और यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। अब आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।